नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। 2 मई दुनिया में इसे वर्ल्ड अस्थमा डे के नाम से मनाया जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में तकरीबन 34 करोड़ लोग पीड़ित हैं और हर साल इस बीमारी से 2.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं। अगर भारत की बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ लोग इस बीमारी से यहाँ पीड़ित हैं और जिसमें से 5 से लेकर 12% तक जो है वो बच्चे हैं, 10 साल से कम की उम्र के बच्चे। तो अगर आपका बच्चा है और खुदा न खास्ता अगर उसे अस्थमा का अटैक आता है, तो अस्थमा क्या है और अस्थमा का अटैक आए तो आप क्या करें, अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, इसे बताने के लिए डॉक्टर सारिका गुप्ता केजीएमयू की हमारे साथ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। अस्थमा क्या है? क्या ये यही पॉपुलर नाम जो दमा के नाम से लोग जानते हैं वही अस्थमा है, या अस्थमा और दमा अलग अलग है? अस्थमा को ही हम लोग हिंदी में दमा कहते हैं, जो कि एक सांस की बीमारी है जिसमें कि सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है और सिकुड़न हुई यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी। बच्चों में मेन 2 ग्रुप होते हैं, एक है 5 साल से कम वाले बच्चों में, एक है 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों में। यूजली जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं जिसमें कि ऐसी परेशानी हो कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नलियों में सिकुड़न है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एस्मा हो, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो 5 साल से नीचे के बच्चों में हम नहीं कहते हैं कि एस्मा है, ठीक है। 5 साल से ऊपर जहाँ की सेम सिम्टम्स हो, मतलब यही वाले लक्षण हो, और साथ में स्पायरोमेट्री जो है उसमें भी अगर प्रूव हो गया कि ये एज़मा जैसा ही है, और जो दूसरे टेस्ट है, आईजीई है या एलर्जी टेस्ट है, उनमें भी अगर आ रहा है तो अब हम उनको दमा कहते हैं कि ये दमा है। 5 साल के नीचे हम दमा यूजली नहीं शब्द यूज़ करते हैं। कहते हैं कि हो सकता है आपके बच्चे को आगे जाके हो सकता है एज़मा की चांसेस हो, पर अभी आज की डेट में ही नहीं कह सकते एज़मा है। तो मैम ये बताइए कि अस्थमा जो है क्यों बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, खासकर अगर हम भारत की बात करें तो? एस्मा बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनके एयरवे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, पर सभी बच्चों के नहीं होते। मतलब सांस की नली। सांस की नली हाइपर सेंसिटिव होती है, और जैसे मैंने कहा कि 5 साल के नीचे के अधिकतर बच्चों में ये परेशानी होती है, जो कि उम्र के साथ सही हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके जो सांस की नली होती है थोड़ी कम डायमीटर की, मतलब थोड़ी छोटी होती है, तो कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी अगर बलगम है तो वो सिकुड़न हो जाएगी, वो लगता है कि दमे जैसा है। उस वजह से अधिकतर लोग कह देते हैं कि ये एस्मा है। तो इस स्पेशली 5 साल के ऊपर में हमें देखना होगा कि एस्मा है कि नहीं है। वो प्रतिशत अभी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, घर में है, स्मोकिंग है, पर्दे, कारपेट, वो सब यूज़ हो रहे हैं, जो कि बस लग गए हैं, सफाई नहीं होती है, घर में कॉकरोच है, मोल्ड्स हैं, लाइक जिसको कहते हैं कि ग्रीन ग्रीन काई जैसा जम जाता है। ये सब कारण होते हैं कि जो अर्बनाइजेशन से ये सब चीज़ें बढ़ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन घर का नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से बच्चों में दमा की परेशानी बढ़ रही है, घर में लोग स्मोक कर रहे हैं, तो ये सब बढ़ाते हैं बच्चों में तो ये दमा। सब चीज़ें जो हैं अस्थमा बढ़ा रही हैं, खासकर अगर बच्चों की बात करें तो मान लीजिए अगर बच्चों में ये सिम्टम आ गया तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये इसके बारे में बताइए। अगर आपके बच्चे में दमा के लक्षण लग रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी बच्चों का पल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट हो, जो कि दमा के लिए स्पेशलिस्ट हो, आपको उनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं बार बार कहूँगी कि सिर्फ खांसी आना, सांस फूलना दमा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप ऐसे किसी डॉक्टर को जो कि स्पेशली एज़मा में स्पेशलिस्ट हो, वो डायग्नोसिस बना ले कि हाँ, हमारे बच्चे को एज़मा है। और अगर एज़मा डायग्नोस्ड हो गया है, स्पेशली 5 साल के ऊपर के बच्चों में, वहाँ पे आपको बचाव और इलाज दोनों करना होगा। बचाव है कि जो ट्रिगर्स, जो बात हुई कि घर में लोग स्मोकिंग ना करें, कारपेट्स है या पर्दे हैं, उनको रेगुलरली वॉश किया जाए, घर का वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए, कॉकरोच, मोल्ड्स, ये सब कंट्रोल कर लिया जाए। वायरल इन्फेक्शन जिनके अगेंस्ट वैक्सीन है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, उनका वैक्सीनेशन लगवा लिया जाए, एयर पॉल्यूशन को अवॉइड किया जाए। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स हो गई। ट्रीटमेंट है, या एज़मा है, सांस की बीमारी है, यहाँ पे हमें सिर्फ इन्हेलर देना है। कि फेफड़े की बीमारी, हम वो दवा दे रहे हैं कि जो सिर्फ फेफड़े में जाए, जैसे कि आँख में परेशानी है तो आप आई ड्रॉप डालते हो। अपने डॉक्टर की सलाह से वो इन्हेलर लें, पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह, इन्हेलर, इसके बीच में एक चीज़ आती है कि इन्हेलर लेने का तरीका सही होना चाहिए। आपके डॉक्टर ने आपको सही इन्हेलर इस्तेमाल के लिए बता दिया, आपने भी वो दवाई ले ली, लेकिन अगर इन्हेलर को तरीके से नहीं लिया तो भी बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले यही चीज़ है कि एस्मा डायग्नोसिस एकदम सही से बन जाए, और इन्हेलर अगर आप स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको लेने का तरीका सही से लें, और जितने समय के लिए डॉक्टर कह रहे हैं उसको लें, तो ये चीज़ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो बच्चा में मान लीजिए अगर अस्थमा है और उसका इलाज भी चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में उसको अटैक आ सकता है।
तो ऐसा बच्चा जो है स्कूल में अगर अटैक आ गया तो स्कूल के जो टीचर हैं या स्कूल के स्टाफ हैं वो क्या करें? और क्या ऐसा बच्चा जो है स्कूल में अगर जाता है तो खेल कूद सकता है? सो एज़मा है तो बच्चा खेल नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर जिस वक़्त एज़मा ज़्यादा परेशान कर रहा है कि उसको कुछ 1-2 दिन के लिए वो हो सकता है कम खेलेगा, लेकिन उसका खेलना नहीं बंद करना चाहिए। और जैसे आजकल के स्कूल में हमेशा डायरी में पहले से ही लिखवा लिया जाता है कि आपके बच्चे में कोई परेशानी है। तो अगर आपके बच्चे के एज़मा है तो आप उस डायरी में लिख दीजिए, बच्चे के बैग में हमेशा इन्हेलर उसके साथ ज़रूर से रखें। और एक हम लोग देते हैं एज़मा एक्शन प्लान कि ये सिम्पटम्स है, ये लक्षण है, तो ये वाला इन्हेलर इतना दे देना है। तो जो पहले से डायग्नोज़ हैं उनको अब माँ-बाप को ये करना चाहिए कि बच्चे के बैग में इन्हेलर और क्या कैसे देना है वो निर्देश के साथ दे दें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि लाइक घर स्कूल में अगर कोई फर्स्ट टाइम एपिसोड हो रहा है कि एज़मा जैसा ही है, जब तक डॉक्टर आए, तो ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए और इन्हेलर सॉल्बिटामोल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। सबसे ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। सॉल्बिटामोल अगर एज़मा का ही अटैक है वो तो बच्चे में मेरे अस्थमा ही है या कोई दूसरी लंग्स की बीमारी है, निमोनिया है? क्योंकि पसली दोनों में चलती है। वो बहुत बड़ा मतलब उस चीज़ को बताने के लिए हमें पूरी एक क्लास लेनी होगी कि ये एज़मा है कि निमोनिया या कोई और बीमारी, क्योंकि सिम्पटम्स एक हैं लेकिन मतलब लक्षण एक ही है पर बीमारियां दूसरी हो सकती है। वो जो भी एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि लाइक उसको डायग्नोस करते हैं। उसको डायग्नोज करते हैं। सो वो मेरे लिए इतना छोटे में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना कि मैं दूसरों को भी समझा चुकूँ, वो शायद हो सकता मतलब है मेरे कहने का मतलब कि पेरेंट्स को गलत मैसेज चला जाए, इसलिए मैं वो शॉर्ट में वो चीज़ नहीं बता सकती। पर मोटा मोटा ये है कि अगर दमे के लक्षण लग रहे हैं और जो दवा एज़मा की जो दवाइयाँ होती हैं आपने सही टेक्निक से लिया, अगर बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका मतलब वो एज़मा नहीं है। एज़मा के लक्षण लग रहे हैं, आपकी टेक्निक सही है इन्हेलर लेने की, बच्चे को लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है और एकदम शुरुआत से मतलब बच्चा अभी शुरू 1 साल के अंदर है, उसी के अंदर से ही सिम्पटम स्टार्ट हो गए, तो ये एज़मा नहीं है। आखिरी सवाल मैम कि अस्थमा आनुवंशिक है और वातावरण और प्रदूषण से भी होता है, तो क्या ये क्यूरेबल है टोटली या इसको जो है ये लंबा चलता है इलाज? तो एज़मा जो ऐसी बीमारी जिसमें जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स हैं और ये कहा जाए तो क्यूरेबल नहीं है, ये कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती। थियोरेटिकली क्योर होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि इम्यूनोथेरेपी, कि इम्यूनोथेरेपी दिया, वो भी कुछ कुछ एलर्जेंस के लिए इम्यूनोथेरेपी है, उस इम्यूनोथेरेपी से क्योर हो सकता है। लेकिन सिर्फ आप इसको ऐसे कन्वे नहीं कर सकते कि इम्यूनोथेरेपी मतलब एज़मा क्योर, ये कन्वे नहीं कर सकते। मेन यही कन्वे करना है कि एज़मा कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती है। तो ये थी डॉक्टर सारिका गुप्ता, जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों में काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है और बच्चा अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकता है, खेल कूद सकता है, स्कूल जा सकता है। लेकिन इसके लिए सावधानियाँ जो अस्थमा के लिए जो दवा लेने के लिए, इन्हेलर लेने के लिए जो सावधानियाँ बरतनी हैं, वो आपको बरतनी ज़रूरी होगी। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, जिसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।